दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब शुल्क सिर्फ वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर लगाया जाएगा, जबकि पहले पूरे प्रीमाइसेस के हिसाब से चार्ज लिया जाता था। दिल्ली सरकार ने जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के तहत पंजीकृत संस्थानों और धार्मिक स्थलों को 50% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं जिन संस्थागत और व्यावसायिक संपत्तियों में जीरो सीवरेज डिस्चार्ज ZLD सिस्टम और मानकों के अनुरूप STP संचालित है, उन्हें भी सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। अगर ZLD प्रणाली बंद या निष्क्रिय पाई गई तो छूट समाप्त कर प्रतिदिन 0.5% पेनल्टी लगाया जाएगा। जब से सरकार बनी है, लगातार दिल्ली की जनता को पानी और सीवर की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो सिस्टम हमें मिला था पिछली सरकार के द्वारा, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहां तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बड़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े, उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी। कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की, उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है, तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन FAR और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो E and F श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है IFC चार्जेस में, और G और H श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट I&FC चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड GPA से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी, ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे 50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं,
उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी।